तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस खौफनाक और रहस्यमयी विषय में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम छत्तीसगढ़ की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर चर्चा कर रहे हैं जहां अलौकिक मान्यताओं, पुरानी लोक कथाओं और आज के सख्त कानूनी हस्तक्षेप के बीच का फर्क बिल्कुल धुंधला हो जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि अंधविश्वास किस हद तक समाज पर हावी हो सकता है। अब इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर कैसे सदियों पुराने काले जादू के खौफ ने और एक स्थानीय डरावनी किंवदंती ने प्रशासन को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्हें 2005 में एक बेहद सख्त राज्य स्तरीय कानून बनाना पड़ा। हम यहाँ सिर्फ कोई भूतिया कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि हम उस सफ़र को समझ रहे हैं जो गांव के गहरे अंधविश्वास से शुरू होकर वास्तविक दुनिया के कानून तक पहुँचता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2005 के इस टोनी कानून की। यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये टोनी ही शब्द है क्या। स्रोत के मुताबिक स्थानीय मान्यताओं में ये शब्द एक ऐसी महिला के लिए इस्तेमाल होता है जिसके बारे में गांव वाले ये मानते हैं कि वो अपनी तांत्रिक विद्या या काले जादू का इस्तेमाल दूसरों का बुरा करने के लिए करती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये पूरी तरह से एक क्षेत्रीय और पारंपरिक मान्यता है जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ डर है। तो आखिर ये कानून इतना जरूरी क्यों हो गया था? दरअसल 2005 का ये अधिनियम किसी भी महिला को टोनी कहने को सीधे तौर पर एक अपराध मानता है। क्यों? क्योंकि अक्सर इस अंधविश्वास का फायदा उठाकर गांव वाले किसी भी असहाय महिला पर जादू टोने का आरोप लगा देते थे और फिर इस आरोप को बहाना बनाकर उनके साथ बुरी तरह मारपीट, प्रताड़ना या यहाँ तक कि उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। तो साफ शब्दों में कहें तो ये कानून भीड़ की उस अंधी हिंसा को रोकने के लिए ही लाया गया था। खैर, इस कानून की असलियत समझने के लिए हमें पाटन गांव के उस सन्नाटे में जाना होगा जहां से ये लोक कथा जुड़ी है। इस गांव की भौगोलिक स्थिति और वहां का माहौल अपने आप में एक अलग ही कहानी कहता है। पाटन गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए जंगल के बीच से गुजरने वाला एक कच्चा, उबड़-खाबड़ 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। दिन के उजाले में तो ये रास्ता ऊंचे सरई के पेड़ों और हरियाली की वजह से बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही रास्ता एक भयानक, सुनसान और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए डरावने इलाके में बदल जाता है। वहां का सन्नाटा सच में डरा देने वाला होता है। और इसके बाद गांव में शुरू होता है एक जानलेवा बुखार का कहर। 60 साल, ये उम्र थी गांव के उस पारंपरिक वैद्य की जो जड़ी बूटियों से हर तरह की बीमारियों का इलाज किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि वो इन सब जादू टोने की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करते थे, लेकिन एक रात उनके दरवाजे पर अचानक हुई एक घबराई हुई दस्तक ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात की घटनाएं सच में बेहद दुखद और तेजी से घटी। आधी रात का वक्त था जब मुरली नाम के एक छोटे से बीमार लड़के को वैद्य के पास लाया गया। रात 1 बजे तक उसका बुखार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ठंडे पानी की पट्टियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात रात 2 बजे पता चलती है। जब लड़के को पलटा गया तो उसकी पीठ पर ऐसे गहरे निशान मिले जैसे किसी ने उसके मांस को नोच लिया हो। और सबसे डरावनी बात, ये निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसानी दांतों के लग रहे थे। इस खुलासे ने उस वैद्य तक को अंदर तक हिला दिया और अफसोस अगली सुबह तक उस बच्चे की जान चली गई। खैर, असली खौफनाक रात तो अभी बाकी थी, जंगल के उस घनघोर अंधेरे में। यहाँ हम थोड़ा ठहर कर ये बता दें कि हम सिर्फ स्रोत सामग्री में दी गई लोक कथा और मान्यताओं को ही रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद रात में लौटते वक्त वैद्य ने जंगल में जो खौफनाक अनुष्ठान देखा उसके कुछ चरण थे। कथित तौर पर कुछ महिलाओं ने मानव मलमूत्र का इस्तेमाल करके एक काला दिया बनाया, फिर अजीबोगरीब और डरावने मंत्रों का जाप करते हुए अपनी ही लार का इस्तेमाल करके उस दिए को जलाया गया। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो सबसे भयानक था। उन्होंने हाल ही में दफनाए गए उसी छोटे बच्चे मुरली की कब्र खोदनी शुरू कर दी। वैद्य के मुताबिक वे महिलाएं निर्वस्त्र थीं, उनके बाल खुले हुए थे और वे पागलों की तरह हंस रही थीं। स्रोत की ये कहानी यहाँ तक दावा करती है कि उन्होंने उस बच्चे के शव को बाहर निकाला और हड्डियाँ टूटने की खौफनाक आवाजों के साथ उसे खाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वैद्य की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें वहीं घबराहट के मारे उल्टी होने लगी। इसके तुरंत बाद सामने आया बेगा का वो कड़ा और क्रूर कदम।
उस रात जंगल में एक भयानक अफरा तफरी मच गई। बदहवास और डर के मारे वैद्य वहां से जान बचाकर भागे। टो नहीं बचाओ! उनकी इस चीख ने पूरे गांव को नींद से जगा दिया। घबराए हुए लेकिन गुस्से में भरे गांव वाले तुरंत लकड़ी के हथियार और जलती हुई मशाले लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़े। ये वही पल है जहां एक लोक कथा भीड़ के पूरे उन्माद और हिंसा में तब्दील हो जाती है। उस रात का अंजाम बेहद भयानक निकला। गांव वालों ने उन महिलाओं को पकड़ लिया और स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक उनकी शक्ति को खत्म करने के लिए उनके बालों को पेड़ों से बांध दिया। इसके बाद एक बड़े बैगा यानी तांत्रिक को बुलाया गया। सुबह होने पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ। ये कोई बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि गांव की ही कुछ विधवा महिलाएं थीं। बैगा ने दावा किया कि इन्होंने शैतानी ताकत पाने के लिए अपने ही परिवार के लोगों की बलि दी थी। और फिर किंवदंती कहती है कि उनकी आत्माओं को कैद करने के लिए उनके शरीरों को जला दिया गया। लोक कथा और आज की चेतावनी दोनों ही हमें कुछ गहरा सोचने पर मजबूर करते हैं। तो क्या इस तरह की क्षेत्रीय लोक कथाओं से पैदा होने वाला ये हद से ज्यादा खौफ हमें ये समझाता है कि आज भी ऐसे कड़े कानूनों की इतनी सख्त जरूरत क्यों है? बिल्कुल, हमने जो कहानी देखी वो दर्शाती है कि अंधविश्वास का डर भीड़ को अंधा कर देता है, जिससे वे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। और अक्सर इसका शिकार समाज की सबसे कमजोर महिलाएं जैसे बेसहारा या विधवा महिलाएं ही होती हैं। ये बिल्कुल साफ है कि 2005 का छत्तीसगढ़ टोही प्रताड़ना निवारण अधिनियम सिर्फ कागजों पर लिखा कोई आम कानून नहीं है, बल्कि अंधविश्वास के नाम पर होने वाली ऐसी अमानवीय हिंसा को रोकने की एक ढाल है। ये कहानी हमें बिल्कुल यही सोचने पर मजबूर करती है कि कहाँ तक लोक कथा की हद होती है और कहाँ से मानव अधिकारों की शुरुआत।